Okay, Jai Hind, very good morning, students. If any one of you is doing my class for the first time, let me introduce myself. My name is Ankit Lalha and I am taking your lectures for EB, Economics and Business Environment. The batch right now in front of me might be for January या फिर for May examinations, whatever examinations you are appearing for CSET. तो EB अपना एक स्टार्ट हो रहा है आज. बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है, बहुत ही सिंपल सा और मज़ेदार सा पोर्शन है. अपने इसको कैसे कवर अप कर रहे हैं वो आपको बता दें तो आई विल बी कवरिंग अप 3 चैप्टर्स इन नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज. आने वाले 3 दिन में अपने 3 चैप्टर्स कवर अप होंगे. इन 3 चैप्टर्स का नाम क्या क्या है फटाफट सुन लीजिए. आने वाले 3 दिनों में हम लोग चैप्टर्स कवर अप करने वाले हैं. ये 3 कौन कौन से 3 हम आपको पढ़ाएंगे? की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हम आपको पढ़ाएंगे यूनियन बजट के बारे में और हम आपको पढ़ाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो के बारे में. अगेन आई एम रेफरिंग माय क्लास नोट्स जो कि आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे. ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, रेफर कर सकते हैं आप वहाँ से. एंड आफ्टर रीडिंग दिस व्हाट यू हैव टू डू वो भी हम आपको बताएंगे. जैसे ही अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो आप उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, दैट ऑल्सो आई विल बी गाइडिंग यू. ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, नॉट टू वरी. बट दीज आर द 3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर अप. आज हम सबसे पहले आपको यूनियन बजट के बारे में सिखाएंगे. आज अपनी इसकी चर्चा होगी. नेक्स्ट क्लास में हम आपको की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में और सिखाएंगे और थर्ड क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो. तो ये अपने आने वाले 3 दिन का पूरा सिलेबस होने वाला है. स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनियन बजट के साथ में. मजेदार चीज है, प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे. देखो जो यहाँ पे दिया हुआ है वो तो अपने को सीखना ही है, जो एग्जाम में आएगा वो तो अपने को सीखना ही है. हम लोगों को ये भी सीखना है कि प्रैक्टिकली चीजें होती कैसे हैं. एक हमारे मन में इमेजिनेशन होना चाहिए कि हमारे देश का जो बजट है वो कैसे करके बनाया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है. वी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट इट, राइट. स्टार्ट किया जाए तो देखो, स्टार्टिंग विद द चैप्टर इंडियन यूनियन बजट. सबसे पहले एक बजट क्या होता है, तो हम लोग बजट में क्या लिखते हैं आप लोग बताइए. हम लोग एस्टिमेट लिखते हैं या एक्चुअल फिगर्स लिखते हैं या दोनों लिख सकते हैं? बजट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड या एक्चुअल? कम ऑन, आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी. बजट इज एस्टिमेटेड या एक्चुअल या फिर इट कैन बी बोथ, एस्टिमेटेड एज वेल एज एक्चुअल? कैन बी बोथ. हाँ, बोथ हो सकता है. देखो तुम लोगों की दिक्कत यही है, तुम लोगों से दूसरी बार पूछो तो तुम लोग कुछ ना कुछ पलट ही देते हो. यस, इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड. बजट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड. हम लोग एक्चुअल फिगर हमेशा इसीलिए लिखते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमारे एस्टिमेशन से वो मैच खाया कि नहीं खाया. समझ रहे? तो खैर अपना बजट जो होता है वो हमेशा एस्टिमेटेड होता है. एस्टिमेट किस चीज का बनाते हैं हम लोग बजट में? तो इन जनरल बजट किसी भी चीज का एस्टिमेशन हो सकता है. बस एक बात है कि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में एस्टिमेशन होता है. Budget is always an estimation in क्या? Any sort of budget is always a quantitative estimation. Quantitative का मतलब क्या हुआ समझो. Quantitative estimate का मतलब हुआ कि आप उसको नंबर्स के फॉर्म में बताते हैं. आप ये बताएंगे कि 100 लगेगा, 1000 लगेगा, 500 लगेगा, आप नंबर्स के फॉर्म में बताएंगे. ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, गुड बैड, मतलब रेटिंग, ये सब नहीं. सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, ऐसा नहीं. आप नंबर्स के फॉर्म में बताएंगे, नॉट इन क्वालिटेटिव फॉर्म, इट विल बी इन क्वांटिटेटिव फॉर्म. ठीक है, तो एनी सॉर्ट ऑफ बजट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. अब इंडिया के यूनियन बजट की अपने बात कर रहे हैं तो पहले यहां पे हम लोग समझते हैं कि ये यूनियन का मतलब क्या. हमको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट 2 अलग अलग लेवल्स पे फॉर्म होती है ना. वी हैव स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. तो ये यूनियन बजट का मतलब क्या, जो कि सेंट्रल लेवल पे प्रेजेंट किया जाता है, उसे हम लोग यूनियन लेवल का बजट कहते हैं. ठीक है, अब देखो होता क्या है होता क्या है, हम पहले ऊपर की बात करते हैं. हर साल हमारा एक बजट प्रिपेयर होता है. ये बजट ये बताता है कि इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होता है अपना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है अपना फाइनेंशियल ईयर.
तो ये बजट हमको बताता है कि इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर व्हाट विल बी माय एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स या रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स. व्हाट विल बी माय एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, ये हमको हमारा बजट बताता है. ये बजट इंडिया में हर साल कब प्रेजेंट किया जाता है? फेब में. एनीबडी? ये बजट हर साल इंडिया में कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 फेब को. व्हेन इज इट प्रेजेंटेड? इट इज प्रेजेंटेड ऑन, आप एक्सप्रेशन ऐसा बनाए थे कुछ बोलने ही वाले हैं. तो इट इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वीक, या हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी. 1 फेब को अगर संडे पड़ गया तो संडे को अपने लोग काम नहीं करते. ठीक है, तो फिर इट विल बी प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी. मतलब आई ऑल्सो यूज टू से 1 फरवरी. हम भी जनरली 1 फरवरी कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कुछ कहा भी. बट व्हेन आई वेंट थ्रू इट, हम उसको और डिटेल में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा इट वाज रिटन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी. नाउ फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी कैन बी डिफरेंट ना. तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी को इसको प्रेजेंट किया जाता है. इट मे बी 1 फरवरी, लेकिन अगर 1 फरवरी को वर्किंग डे नहीं है तो फिर हो सकता है 2 को भी हो जाए. सो इट इज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी जिस दिन अपना इंडिया का बजट प्रेजेंट किया जाता है. इसमें गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को लिखती है. अच्छा, ये प्रेजेंट कौन करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर. अच्छा, हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ओके, यस, आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज श्रीमती निर्मला सीतारमन. राइट. तो इन्होंने इस बार प्रेजेंट किया था 1 फरवरी 2020 को, जिसको कि जम के क्रिटिसाइज किया गया था. ओके, सो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी 2020 को अपना बजट प्रेजेंट किया गया था, और यूजुअली इसी टाइम पे प्रेजेंट किया जाता है. कौन प्रेजेंट करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं. इस समय जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन. ओके, मूविंग अहेड, ये जो 1 फरवरी 2020 को अपना बजट प्रेजेंट किया गया होगा, हम आपको बताएंगे कि ये बजट प्रेजेंटेड क्यों बताया जा रहा है, उसके बारे में भी आते हैं. बट ये जो अपना बजट प्रेजेंट किया गया होगा, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट किया गया होगा? ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, कौन से ईयर के खर्चे इसमें लिखे होंगे? प्रीवियस ईयर. मतलब 9. I'm upcoming is okay. सारिका, upcoming is okay, but which year? मतलब I'm giving you 2 options. मेरे साथ गेम्स मत खेलना कि अच्छा वो यही वाला साल जिसमें. तो I'm giving you 2 options, 2019-20, 2020-21. जो 1 फरवरी 2020 को प्रेजेंट किया गया, ये कौन से साल का था? How many of you say, come on, how many of you say 2020-21 and 19-20? ठीक है. All of you please say A or B. Okay, एक गलत. चलो 2 गलत, और यहां पे भी कुछ बच्चे गलत. ऑब्वियसली इट इज 2020-21 ना. आने वाला साल कौन सा है? 2020-21. मतलब तुम लोगों ने इंस्टीट्यूट को मौका दे दिया कि अपने इसमें भी गलत कर सकते हैं, इसमें तो गलत मत करो. अच्छा, 2020-21 का मतलब क्या? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का. राइट, इस टाइम के लिए प्रेजेंट किया गया होगा. ठीक है, चलो. अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं. यूजुअली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं दे जस्ट डिमांड योर सिंपल नॉलेज. अपने को एक सिंपल लॉजिक होना चाहिए और एक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, हाउ थिंग्स वर्क आउट.
ठीक है, अगर हमको उसकी एक ब्रीफ नॉलेज भी है, विल बी एबल टू डू आवर क्वेश्चंस. नाउ मूविंग ऑन, आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताने वाले थे, इसकी वजह से स्किप हो गया. 1 अप्रैल 2000, हाँ, अब जो अपना बजट प्रेजेंट होता है, ये एग्जैक्टली होता क्या, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि बजट पेश किया गया, कहते हैं ना बजट पेश किया गया. ये बजट क्या बताता है, ये बजट बताता है कि हमारे सरकारी खजाने से, तो सरकारी खजाने जैसा एक्चुअल में कुछ होता है, हाँ होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं हमारे गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं वो उसका एक तरीके से खजाना हो गया. तो जो हमारी ट्रेजरी, उसमें से कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, ये सब रहता है उसके अंदर में. इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट किया गया. ऐसा क्यों कहते हैं इसको प्रेजेंट किया गया, इसको प्रेजेंट कहाँ किया जाता है? एनीबडी हैज एन आइडिया? वेयर इज दिस बजट प्रेजेंटेड? दिस बजट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा. आपने शायद कभी सिविक्स में बचपन में पढ़ा हो, तो उसमें कहा जाता है कि एक जनरल बिल होता है और एक मनी बिल होता है. अलग अलग तरीके के बिल्स होते हैं, कभी पढ़ा है, सुना है? तो एक मनी बिल होता है जो कि मॉनेटरी मैटर से डील करता है. तो बजट जो है एक तरीके का मनी बिल है. बजट इज अ सॉर्ट ऑफ क्या? बजट इज अ काइंड ऑफ मनी बिल. और जो भी मनी बिल्स होते हैं वो यूजुअली क्या, वो लोकसभा में ही प्रेजेंट होते हैं. आपको मालूम है कि हमारे पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं. हमारे पार्लियामेंट में हमारी लोकसभा होती है, जहां पे हमारी गवर्नमेंट होती है जो कि मेजॉरिटी सीट्स रखती है, लोकसभा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. फिर इसके बाद हमारी राज्यसभा होती है, जहां पे अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर से चुन करके लोग जाते हैं, हर एक स्टेट के, ठीक है. इसमें कुछ नॉमिनेटेड लोग भी होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सचिन इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेटेड पर्सन. और लोकसभा, राज्यसभा, ये तो अपनी बॉडीज हो गई. अबव ऑल देयर इज प्रेसिडेंट, जो कि किसी भी चीज को जब साइन करता है तब वो फाइनल अप्रूवल माना जाता है. तो देखो, अपना बजट जो भी मनी बिल होता है, ऐसे तो कोई भी सा भी बिल कहीं भी इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी, लेकिन जो मनी बिल्स होते हैं, जैसे कि बजट एक मनी बिल है, तो वो प्रेजेंट हमेशा लोकसभा में किया जाता है. प्रेजेंट करने का मतलब क्या? प्रेजेंट करने का मतलब अभी इस पे वोट होगा. लोग वोट करेंगे कि हाँ, हम इस चीज को अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं. अच्छा सर, ये कैसे अप्रूव हो ही जाता है, कोई मना कर दे तो? देखो, मेजॉरिटी में कौन होता है? गवर्नमेंट. मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है अपनी, और गवर्नमेंट ही इस बिल को प्रेजेंट कर रही है कि नहीं, तो वो अप्रूव हो जाता है लोकसभा से. और राज्यसभा के पास में एक बार तो अमेंडमेंट करने की इसकी अथॉरिटी है या फिर रिजेक्शन करने की अथॉरिटी है, लेकिन इसको अल्टीमेटली मानना ही पड़ता है, क्योंकि मेनली लॉ कौन फ्रेम करता है? लोकसभा. फिर राज्यसभा इसको एक्सेप्ट कर ही लेती है, और फिर फाइनली कहां चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास. और प्रेसिडेंट के पास जाते ही जब उसका सिग्नेचर उसके ऊपर में हो जाता है, तब जाकर के वो फाइनली अप्लाई हो जाता है, मतलब अब उसको फाइनल वैलिडिटी मिल जाती है. तो इस तरीके से अपना बजट प्रेजेंट किया जाता होगा. पहले उसके ऊपर लोकसभा में चर्चा चलती होगी, डिस्कशन होती होगी, डिस्कशन के बाद लोग उस पर वोट करते हैं, ठीक है. अब देखते भी होंगे, कुछ अच्छा लगा तो फिर ऐसे ऐसे करके टेबल वो लोग पटकते हैं, या क्या कहा जाए, जो भी करते हैं, क्लैप करते हैं बेसिकली. तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, देन इट गोज इनटू राज्यसभा, वहाँ से भी अप्रूव हो जाता है, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट फॉर द फाइनल असेंट, उनके फाइनल सिग्नेचर्स के लिए जाता है. तो ये एक अपना बेसिक प्रोसीजर है जो कि बजट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर यहाँ तक में बातें आपको क्लियर थी तो एवरीबडी प्लीज से यस. हम लोग फिर प्रोसीड करना शुरू करते हैं. इज दिस क्लियर? कम ऑन एवरीबडी, इज दिस क्लियर? चलो ओके, बढ़िया. आओ देखो, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोगों ने सीख लिया 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए. जो इंडिया का सबसे पहला बजट था इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, ऑब्वियसली
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर आर के शनमुखन चेट्टी ने प्रेजेंट किया था ऑन नवंबर 26, 1947. Our first budget was presented on November 26, 1947. बजट इज प्रेजेंटेड इन 2 लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रेजेंट किया जाता है. हम आपको अपनी कंट्री का बजट खोल के भी दिखाएंगे, तो चिंता मत करना. Budget is presented on first working day of February at 11 AM by the finance minister. Now this is also interesting. It is presented in the morning. पहले वो in fact evening में present होता था, अब ये morning में present होता है. Mr. K.C. नियोगी and H.N. बहुगुणा, ये 2 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनको बजट प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला अलग अलग रीजन से. तो बस अपने को इतना एक फैक्ट याद रखना है कि केसी नियोगी, एच.एन. बहुगुणा, ये 2 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बजट प्रेजेंट नहीं किया. ठीक है. सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करने का जो रिकॉर्ड है वो किनके पास है? श्री मोरारजी देसाई के पास. ही हैज प्रेजेंटेड मैक्सिमम ऑफ 10 बजट्स. पहले अपने कंट्री में 2 अलग अलग बजट्स प्रेजेंट होते थे. मतलब देयर वाज अ सेपरेट रेलवे बजट. अगर आपको थोड़ा बहुत भी धुंधला धुंधला याद होगा तो फिर कभी हो सकता है आपने देखा हो लालू जी जो है, या कभी कोई वीडियो क्लिप देख ली हो जिसके अंदर में लालू प्रसाद यादव अपने बड़े फेमस एक समय के रेलवे मिनिस्टर थे, वो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं. ऐसा कभी हो सकता है आपने देखा हो, सुना है. तो रेलवे बजट पहले अलग अलग एक बजट हुआ करता था रेलवे के लिए, और बाकी एक अपना जो जनरल बजट होता था वो एक अलग होता था. मतलब हम कह सकते हैं इसको यूनियन बजट जो अपना होता था वो अलग होता था. रेलवे का बजट एकदम अलग फिक्स कर दिया जाता था. बट ऑब्वियसली इससे जो आपके फॉर्मेलिटीज़ हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, इसको अलग अप्रूव करो, इसको अलग करो, दैट इज़ लेंदी प्रोसीजर. तो इस वजह से इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया और अब एक जनरल यूनियन बजट बना दिया गया. ऐसा किया गया कौन से साल में? साल 2017 में. 2017 में यूनियन बजट वॉज मर्ज्ड विद द रेलवे बजट. तो नाउ वी हैव ओनली द यूनियन बजट. आई होप दैट इज क्लियर. इसमें तो बस प्योर फैक्ट्स थे. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अभी तक की डिस्कशन ये कि बजट क्वांटिटेटिव फिगर्स बताता है, क्वालिटेटिव नहीं. बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है, कमिंग ईयर के लिए पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है. लाइक 1 अप्रैल 2020 टू 2021 के लिए अभी आपका बजट प्रेजेंट किया गया है. ये फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं. करेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन हैं. ये जो अपना बजट होता है, कोई गाना ना बज रहा है, चलो करेंटली चलो ठीक है, जितना डिस्कस किया आपको आ गया. मैक्सिमम बजट्स किसने प्रेजेंट किया, फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया. ठीक है. ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा. मनी बिल होता है एक तरीके का. इसीलिए पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स अंडर बजट. अब इसके बारे में समझिए, सुनिए ध्यान से. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके इस पूरे चैप्टर का. सब ऊपर वाले फैक्ट्स लिखने थे फॉर नोट्स, आपको कुछ नहीं लिखना है. आपको नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, वहीं से लिखना जो भी लिखना है. ठीक है. उसी में से आप नोट डाउन कर लेना. यू डोंट हैव टू नोट डाउन एनीथिंग स्पेसिफिकली, कुछ भी अलग से नोट नहीं करना है. अभी बस सुनो, सुन के भी बहुत सी चीजें आपको याद हो जाएंगी. अब देखो, इंडिया का जो पैसा होता है, मतलब हमारी गवर्नमेंट के पास जो पैसा रहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो पैसा रहता है हम कह सकते हैं, तो वो पैसा 3 अलग अलग अकाउंट्स में रहता है. कौन से 3 अकाउंट्स हैं? दे आर कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट. कौन से 3 फंड्स हैं? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट. कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया? ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है. मतलब इन जनरल हमारी गवर्नमेंट के पास में जो भी पैसा आता है या उसके पास से पैसा जाता है वो इसी खाते में होता है. मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया ही हमारा मेन अकाउंट है. तो सर अपना टैक्स जमा करते हैं, इसी में पैसा जाता है. यस. सर वो सब्सिडी मिलती है इसी अकाउंट से. यस.
बाकी जो खर्चे होते हैं, अस्पताल चलता है, ये होता है, सैलरी बढ़ती है, सारे डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं या सारे डिपार्टमेंट की जो रेवेन्यू होती है सब इसी में होती है। यस, तो ये बाकी तो अकाउंट किस काम का, ये बताएंगे, लेकिन मेन अपना काम धंधा इसी से होता है। ठीक है, आप समझ लो जैसे एक अपना होता है नॉर्मल, एक अपना सेविंग्स अकाउंट होता है और बाकी एक एफडी होता है जिसको अपने छूते नहीं है, ये समझ लो वैसा ही कुछ है। ठीक है, अब देखो कंटिंजेंसी फंड के बारे में समझो। कंटिंजेंसी, हम पहले एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, फिर इसको रीड आउट करवाएंगे डिटेल में। कंटिंजेंसी फंड के बारे में समझो। कंटिंजेंसी फंड के अंदर क्या होता है कि हम किसी कंटिंजेंट चीज के लिए थोड़ा पैसा अपना सेव करके रखते हैं। रफली यहाँ पे जो फंड्स मेंटेन किए जाते हैं इज ₹500 करोड़ विच इज एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब इसमें और भी पैसे हो सकते हैं, लेकिन 500 करोड़ तक ऐसा मेंटेन किया जाता है जिसको कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब डिस्पोज ऑफ कर सकता है। मतलब कोई अर्जेंसी आ गई, लाइक इन रिसेंट टाइम्स आया था, तो कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। देखो पैसा अगर आपको किसी अर्जेंट मैटर के लिए विड्रॉ करना है तो आपको हो सकता है कि बहुत से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़े, लेकिन अपनी पार्लियामेंट तो हर समय सेशन में रहती नहीं है। पार्लियामेंट के अपने अपने सेशंस बैठते हैं जिसके अंदर में सारे मिनिस्टर्स गैदर होते हैं और फिर उनकी मीटिंग होती है। तो ये जो है कंटिजेंसी फंड क्या रहता है, वो प्रेसिडेंट के ही डिस्पोजल पे रहता है, प्रेसिडेंट उसको इस्तेमाल कर सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप किसी इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा, जैसे अपने कई बार एक चोर पॉकेट एक होती है जिसके अंदर में हम लोग कहते हैं कि कुछ पैसा ऐसा रखो जिसको एकदम इमरजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड एज क्या, कंटिजेंसी फंड, जिसके अंदर में एकदम इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली एक होता है अपना पब्लिक अकाउंट। इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता है, तो किसका पैसा होगा? इसमें वो पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट को पब्लिक को बांटना है, अभी नहीं कुछ साल के बाद। जैसे मान लो आपका पेंशन का पैसा है, आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वो हमारे पास में पड़ा हुआ है, वो तो सरकार को बांटना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक अलग अकाउंट में ला करके जमा कर देंगे। भैया आपका पैसा हम एक अलग अकाउंट में जमा करा देते हैं, उसी में से फिर आपको डिस्पर्स ऑफ होता जाएगा। आपके पेंशन का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, हम उसको अलग से अकाउंट में जमा कर देंगे। दिस इज योर मनी विच इज केप्ट विद द गवर्नमेंट, दिस इज योर मनी विच इज केप्ट विद द गवर्नमेंट। उसको गवर्नमेंट एक अलग अकाउंट में मेंटेन करती है, कॉल्ड इज क्या, पब्लिक अकाउंट। तो आप देखो यहां पे अपनी कंटिजेंसी के लिए फंड्स हैं, यहां पे अपना पब्लिक का पैसा है जो कि गवर्नमेंट को बांटना होगा, इसमें प्रोविडेंट फंड का पैसा, पेंशन वगैरह का पैसा रहता है, लेकिन बाकी सारे के सारे जो भी खर्चे, और मतलब हम कहें सैलरी बांटना है तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड से ही होता होगा। लेकिन कोई ऐसा पैसा जो कि पब्लिक के बिहाफ पे होल्ड किया जा रहा है, जनरली जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसे होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसे होते हैं, वो सब इसके अंदर में रखे जाते हैं, कॉल्ड एज क्या, पब्लिक अकाउंट। तो गवर्नमेंट ये 3 अकाउंट्स के अंदर पैसा मेंटेन करती है, कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। इसकी ब्रॉड मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुई? क्या इसकी ब्रॉड मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुई? प्लीज से यस इफ दिस वाज क्लियर। अभी डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे, अगर आप लोग को इसकी ब्रॉड मीनिंग क्लियर हो गई तो प्लीज से यस। चलो देखो, ओके, consolidated funds of India, all money borrowed and received by the government go into this account। जितना भी पैसा आया है या जितना भी पैसा जाएगा वो सबका सब इसी से होगा, चाहे बोरो किए हैं या फिर रिसीव हुआ है। बोरो करने में और रिसीव करने में अंतर होता है। टैक्स का पैसा सरकार आपसे बोरो नहीं कर रही होती, ले रही होती है ना। तो जो पैसा बोरो किया है या फिर जो रिसीव किया वो पूरा का पूरा इसमें आएगा। जितने भी खर्चे होंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शनल आइटम्स के लिए वो इसी फंड से जाएंगे। इसमें से जब भी पैसा विड्रॉ होता है तो किसके अप्रूवल से होता है?
पार्लियामेंट के अप्रूवल से होता है। मतलब सर हर छोटे छोटे खर्चे के लिए पार्लियामेंट से पूछेंगे? नहीं, उसका भी क्या तरीका होता है आगे बताएंगे, लेकिन इसमें से पैसे इन जनरल पार्लियामेंट की ही परमिशन से विड्रॉ होते हैं। अब वो एक एक करके नहीं होता है, एक बार में हो जाता है कि हम 1 करोड़ रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एक बार में हो जाता है। ऐसे मत समझना कि सर हर एक बार जब पैसा खर्चा करना होगा पार्लियामेंट से पूछेंगे, नहीं, एक बार में हो जाता है। और वो भी कैसे होता है उसको भी आगे पढ़ना है। खैर, सारा पैसा इसी में आता है, सारा पैसा इसी से जाता है, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल आइटम्स। कंटिजेंसी फंड, दिस फंड इज यूज्ड फॉर मीटिंग एनी अनफोर्सीन या अर्जेंट एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट रिक्वायर्स सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। मतलब अभी खर्च कर दो, अभी खर्च कर दो, क्योंकि अर्जेंट मैटर है, तो ऐसा थोड़ी नहीं पार्लियामेंट के आने का वेट करेंगे, जब पार्लियामेंट बैठेगी सेशन में तभी ये खर्चा करेंगे, नहीं, अरे एक बार भी खर्च कर दो, बाद में पूछ लेंगे, है कि नहीं। तो अर्जेंट मैटर्स अगर रहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इवन विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल। इसमें 500 करोड़ रुपए तक प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे रहते हैं, वो उसको जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता है। इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड इट इज रिटर्न फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। अब देखो, इसमें से अगर कोई भी पैसा खर्च हुआ तो ये पैसा वापस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इस पैसे को हम वापस से मेंटेन कर लेंगे कहां से? कंसोलिडेट फंड से लेकर के। तो जैसे मान लो 500 में से अपना 200 करोड़ खर्च हो गया, तो वापस से वो 200 करोड़ किससे ले लेंगे? कंसोलिडेट फंड से लेकर के वापस से उसमें मेंटेन कर देंगे। तो ये जो कंटिजेंसी फंड होता है ये एकदम कंटिजेंट सिचुएशंस के लिए होता है। प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे 500 करोड़ रुपए तक का पैसा होता है, जिसको आप पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना इनिशियली कर सकते हैं, बट बाद में सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। और अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर हुआ है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा वापस से, कहां से? कंसोलिडेट फंड से। पब्लिक अकाउंट, फ्लो फॉर दोज ट्रांजेक्शंस फॉर विच गवर्नमेंट इज मियरली अ बैंकर। तो आपसे एमसीक्यू में से पूछा जा सकता है, विच फॉर विच अकाउंट गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज अ बैंकर। तो कौन से अकाउंट के लिए? पब्लिक अकाउंट के लिए। जैसे कौन कौन से? फंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स, they go through this account. They do not belong to the government and are to be paid back. इसमें से किसी भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट, किसी भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज ये आपका पैसा है ही नहीं, आपको तो बस इसे डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ है, जब सामने वाला मांगेगा या फिर जब टाइम लिमिट आ जाएगा तो आपको उसे डिस्पोज ऑफ कर देना होगा। क्लियर ये बात? एवरीबडी क्लियर? चलो, मतलब अपने को कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब इसको देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली, ये दिखाई कैसा देता है। अब देखते हैं इसको, ये कैसा दिखा। पब्लिक अकाउंट एक बार और बता दें। देखिए पब्लिक अकाउंट में क्या था, हम इसको एक बार प्रैक्टिकली दिखाएं, इसमें क्या पता और अपने को क्लैरिटी हो जाए इसको देख करके। अपने खोल रहे हैं indiabudget.gov.in। आ गई सीतारमन जी। अब देखो, यूजुअली हम लोग समझते हैं कि बजट एक हिस्सा है, एक पार्ट है, बट बजट एक स्टेटमेंट या एक स्पीच ऐसा नहीं होता। बजट इज अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट, ठीक है, और आई कैन से इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो हमारा बजट होता है उसमें ये कुछ 7-8 चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। लाइक देयर इज की टू बजट डॉक्यूमेंट्स, देयर आर बजट हाईलाइट्स, देयर इज बजट स्पीच, देयर इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो देयर आर वेरियस थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन बजट। इसका लिस्ट हम लोग आगे देखेंगे। राइट नाउ जो हम लोग देख रहे थे वो थे 3 अकाउंट्स। इन 3 अकाउंट्स का जो हिसाब किताब है वो रखा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। किसमें? एनुअल फाइनेंशियल
स्टेटमेंट में। देखिए जरा सा, दिस इज कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। ये तीनों कहाँ पे इंक्लूड होते हैं? एवरीबडी प्लीज फोकस। सर गवर्नमेंट की सैलरी किस अकाउंट में जाती है? हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की सैलरी किस अकाउंट से जाती है, आती कहाँ होगी? गवर्नमेंट सैलरी देती होगी ना, ऐसा नहीं ना अपने सरकार को सैलरी दे रहे हैं, वेल डन गवर्नमेंट। तो किस अकाउंट से जाती है? कॉन्सोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया से। हमने कहा बस वो जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाले पैसे हैं वो सब एक अलग खाते में पहले से जमा करके रख देते हैं, जनरल खर्चा वगैरह तो कॉन्सोलिडेट फंड से ही दिया जाता है। It is a statement of estimated receipts and payment. What is annual financial statement? Is a statement of estimated receipts and payment of the government for a financial year, और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। कौन से तीन पार्ट्स? Consolidate fund, contingency fund और public account. Now let us have a look. देखो हमने क्या ओपन किया अपना, कम ऑन एवरीबॉडी, हमने क्या ओपन किया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक्चुअल है अपना, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है? कॉन्सोलिडेट फंड्स, और क्या है? देखो यहां पे क्या है? ये कंटिजेंसी फंड, और थर्ड क्या है? पब्लिक अकाउंट। ठीक है, और देखते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रिसीप्ट एक्सपेंडिचर इन्होंने अलग अलग करके लिखा हुआ है, और वो भी अलग अलग अकाउंट में करके लिखा हुआ है। हम जैसे पब्लिक अकाउंट के रिगार्डिंग मेरे पास में सवाल आया कि सर इसका पैसा कहाँ कहाँ पे जाता है या कैसे कैसे जाता है। तो देखिए पब्लिक अकाउंट के रिगार्डिंग आपने पूछा था कि सर पैसा इसमें क्या है या फिर बताइए क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के डिसबर्समेंट्स, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के डिसबर्समेंट्स कहाँ कहाँ गए? अब इन्होंने देखो क्या बताया, एक्चुअल 2018-19 का क्या रहा, क्या लिखा इन्होंने? एक्चुअल। याद, अच्छा ये सोच करके बताओ कि ये कब प्रेजेंट किया गया होगा, ये बजट कब प्रेजेंट किया गया होगा? ना फेब 2018 का नहीं है, ये 2020 का ही है, 1 फरवरी 2020 का ही है। तो सर इसमें पुराना क्यों लिखा हुआ है? कंपैरिजन के लिए। तो सर इसमें 2019-20 क्यों लिखा हुआ है? यह बताने के लिए कि पिछले साल क्या किए थे। असली तो देखो यहां पे है 2020-21 का, तो ये 1 फरवरी 2020 का ही है। तो सर ये सब पुराना क्यों बता रहा है? ऐसे ही ये बताने के लिए कि देखो 2018-19 में सोचे थे ऐसा होगा, मतलब सॉरी 2018-19 में ये एक्चुअली हुआ था, और ये हमने एस्टिमेट किया था 2019-20 के लिए। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी तक जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से 2019-20 का एक्चुअल ये हो सकता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट। बट इससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, हम सीधे इस पे आते हैं कि हमारा अगले साल का क्या बजट बन रहा है। अगले साल का हमारा क्या बजट बन रहा है? तो अगले साल का बजट ये बन रहा है कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के थ्रू हमको इतना देना पड़ेगा। ध्यान देना, दीज आर इन करोड्स, ये मत समझना चाहिए बस सर ये 11,71,125, दिस इज करोड्स। ठीक है, स्टेट प्रोविडेंट फंड और अदर अकाउंट्स में कितना कितना देना पड़ेगा, ये सब। रिजर्व फंड के लिए कितना कितना देना पड़ेगा, इतना। रिजर्व फंड्स नॉट बेयरिंग एनी इंटरेस्ट के लिए कितना कितना देना पड़ेगा। डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस में नेशनल डिफेंस फंड वगैरह में जैसे कितना देना पड़ेगा, या सिविल डिपॉजिट्स के लिए कितना देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आप देख सकते हैं, इसके थ्रू अलग अलग फंड्स में पैसा जा रहा है। अब हमने जैसे किसी पर्टिकुलर फंड में डाल दिया, हमने रेलवे के फंड में डाल दिया, अब रेलवे वाला डिपार्टमेंट देखेगा कि नहीं इसको और आगे कैसे डिस्पर्स करना है। आप समझ रहे हो, हर एक चीज़ सेंट्रली मैनेज नहीं है, ये नहीं कि हर एक चीज़ एक ही आदमी कर रहा होगा बैठ के। हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज को देते होंगे। सरकार कैसे फंक्शन करती है? मिनिस्ट्रीज के थ्रू। हर चीज़ का अपना एक मिनिस्ट्री है, हर चीज़ का। हम लोगों ने कई मिनिस्ट्रीज का नाम सुना है, कई का नाम नहीं सुना है, बट हर चीज़ की अपनी एक मिनिस्ट्री है। उन मिनिस्ट्रीज के अंडर में डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन मिनिस्ट्रीज के अंडर में डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम आपको दिखाएंगे उसकी भी लिस्ट नेक्स्ट क्लास में, चिंता मत करना। तो उनके थ्रू फंक्शन किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये फंड्स एक मिनिस्ट्री को दे देगी, मिनिस्ट्री आगे डिपार्टमेंट्स में बांट देगा,
और डिपार्टमेंट फिर आगे एक एक करके उसको, जैसे मान लो हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी बांटनी है, तो ये नहीं हम डायरेक्टली जा करके हर एक चीज को गवर्नमेंट देख रही होगी, मोदी जी बांट करके अच्छा तुम्हारा कितना बना बताओ, ये लो, ऐसे नहीं। हम क्या करते होंगे, एक बार में पैसा जमा कराते हैं या फिर किसको देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एलोकेट करती होगी किसको, उसके अंडर में आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर उसके बाद फर्दर एलोकेशन करता होगा, ठीक है, जो जो कंसर्न पर्सन है उनको। तो ऐसे करके ये पैसा बढ़ता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट अपने अपने कंसर्न लोगों के थ्रू फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आई होप आपको ये थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ सर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का स्टेटमेंट होता है, और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीन चीज़ें होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड होता है और पब्लिक अकाउंट होता है, ठीक है। कंटिजेंसी फंड में आप ऐसा कुछ देखेंगे नहीं। हम कंटिजेंसी फंड, जैसे देखो, कंटिजेंसी फंड के अंदर हम पहले से कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते, हम पहले से नहीं सोच सकते हाँ अगले साल, कौन सोचा था कि 1 फरवरी 2020 को कि हाँ अगले साल जो है उनको कोरोना की वजह से कुछ कंटिजेंसी हो ही सकती है, उसकी वजह से एक्सेस एक्सपेंडिचर्स करने ही पड़ सकते हैं, नोबडी वुड हैव थॉट, है ना। तो इसका कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जाता है, और देख सकते हैं आप एक्चुअल भी इसमें से कोई खर्चा हुआ नहीं था। एनीवेज, आपको ये अब क्लैरिटी हो गई कि हाँ तीन खाते होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, और इनका क्या रोल होता है। इफ दिस इज क्लियर प्लीज से यस। क्लियर, चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, बी फास्ट। ओके, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, इन तीन हिस्सों के बारे में आते हैं। सबसे पहले डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में सीखते हैं कि ये क्या होता है। देखो, होता क्या है कि हमने जैसा आपको बताया कि गवर्नमेंट फंक्शन करती है मिनिस्ट्रीज के थ्रू। मिनिस्ट्री 1 2 3, like there is Ministry of Finance, there is Ministry of Railways, there is Ministry of Telecommunication, there are various ministries, और इन मिनिस्ट्रीज के अंडर में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स, और इन डिपार्टमेंट के अंडर में लोग फिर अपना काम करते हैं। जैसे भी इनका भी अपना फर्दर अगर सब बाइफर्केशन है तो वो भी हो सकता है। तो मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट होता है। अब होता क्या है कि हर बार तो देखो साल भर में पैसा मांगेंगे नहीं, तो क्या किया जाता है कि साल भर का ये एक एस्टिमेट बनाता है, जैसे हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना एस्टिमेट बनाएगी। अब सोचो सरकार कैसे ये एस्टिमेट लगा सकती है कि हमें साल भर में कितना खर्चा करना होगा या कितनी रिसीप्ट होगी। हर मिनिस्ट्री अपना एस्टिमेट भेजती है कि हमें इस ईयर में कितने कितने एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, हमें इस ईयर में कितने एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हर मिनिस्ट्री अपना अपना बना करके भेजेगा किसको, गवर्नमेंट को, और इसी को कंपाइल करके फिर गवर्नमेंट अपना एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट बनाती है। इसी को कंपाइल करके गवर्नमेंट अपना डेटा तैयार करेगी। तो ये लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, ये लोग प्रेजेंट करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। क्या देते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट, कि हमें पैसा चाहिए, इसको आप अप्रूव कर दो, ठीक है। अभी पैसा लिए नहीं है, अभी पैसा लिए नहीं है, आप इसको अप्रूव कर दो, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फील्स की दिस ईयर इट विल बी नीडिंग से फॉर एग्जांपल 80,000 करोड़, तो इट विल प्रेजेंट अ डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ रुपीज 80,000 करोड़, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। अभी आपने पैसा निकाला नहीं है, पैसा निकला नहीं है, केवल अप्रूवल मिला है एक मिनिस्ट्री को कि वो इतना तक पैसा विड्रॉ कर सकता है। अब जब आपको पैसा विड्रॉ करना होगा, इट इज जस्ट लाइक कि हमने बैंक से लोन ले लिया है, बैंक ने हमारे खाते में जमा करा दिया है, हमने वो पैसा निकाला नहीं है,
अब पैसा निकालने के लिए आपको चेक इश्यू करना पड़ेगा या फिर जा करके एक रसीद के थ्रू पैसा निकालना पड़ेगा, तो आपको पैसा निकालना होगा। तो पैसा निकालने के लिए जब अप्रूवल हो जाता है तो पैसा निकालने के लिए पैसा कहां से निकलेगा, वही कंसोलिडेटेड फंड से। तो पैसा निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक और बिल देना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन बिल। क्या चीज, एप्रोप्रिएशन बिल। तो देखो दो चीजें हैं, एक है आपका डिमांड फॉर ग्रांट और एक है एप्रोप्रिएशन बिल। इट इज द फॉर्म इन विच एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स आर प्रेजेंटेड। इसको पुट टू वोट करते हैं लोकसभा में और अप्रूव कराते हैं। हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना डिमांड फॉर ग्रांट देती है, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, इट गिव्स द पावर टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स। मतलब इसके बेसिस पर हम लोग फंड्स विड्रॉ करते हैं। तो पहले क्या जाता होगा, डिमांड फॉर ग्रांट या फिर एप्रोप्रिएशन? पहले जाता होगा डिमांड फॉर ग्रांट। जब अप्रूव हो जाता होगा तो पैसा निकालने के लिए अपने क्या करते होंगे, एप्रोप्रिएशन बिल, कि भैया पैसा हमको निकालना है। तो इट गिव्स पावर टू विड्रॉ फंड्स। आफ्टर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एप्रोप्रिएशन बिल। जैसे ही डिमांड फॉर ग्रांट हो जाता है फिर एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है कि अच्छा अब अथॉरिटी दो, अप्रूव कर दिया, अब अथॉरिटी दो कि हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इन लोकसभा विच गिव्स अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो फिर बोलो यस। दो चीजें हमने डिस्कस की, एक डिमांड फॉर ग्रांट विच इज एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेड एंड एप्रोप्रिएशन बिल। ये एक फॉर्म है, अगर आप समझेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो एस्टिमेट था, है ना, लेकिन वो 3 अकाउंट्स का पूरा, तो वो एक मेजर चीज है, पूरा एक स्टेटमेंट था। और ये क्या है, एक फॉर्म है जो कि हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना प्रेजेंट करती है। वंस मोर, एप्रोप्रिएशन बिल नॉट अंडरस्टूड, ओके, आई रिपीट। सुनो, एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में समझिए। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप मान लो बैंक से अगर आप कुछ लोन ले रहे हो तो बैंक लोन आपको निकाल करके क्या हाथ में देता है, अच्छा लोन लिया 1 लाख रुपए का, ये लो 1 लाख रुपया कैश था, नहीं ना। वो क्या करेगा, वो 1 लाख रुपए आपके खाते में जमा करा देगा। इसका मतलब यू आर ऑथराइज टू विड्रॉ ₹1 लाख नाउ, यू कैन विड्रॉ ₹1 लाख नाउ। बट अगर आपको पैसे विड्रॉ करने होते हैं अपने अकाउंट से तो क्या करेंगे, जाएंगे बैंक का लॉकर खोलेंगे और लेकर के 1 लाख रुपए, बस हो गया मेरा ही पैसा है, हम किससे पैसा मांगे। तो नहीं ना, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग एक चेक साइन करेंगे जिसको कि बैंक वाला चेक करेगा और अप्रूव करेगा, यस चलो ले जाओ पैसा। या फिर हम एक रिसीट साइन करेंगे, एक विड्रॉल के लिए एक रिसीट साइन करेंगे कि ठीक है आई विश टू विड्रॉ दिस मच अमाउंट। वैसे ही करके आपको अप्रूवल मिल जाता है डिमांड फॉर ग्रांट से कि आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ऑथराइजेशन लेते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री इतना इतना पैसा विड्रॉ करना चाहती है कि काइंडली अप्रूव। तो लोकसभा उसको अप्रूव करता है, अलाउ, आप इतना पैसा विड्रॉ कर, मतलब आप इतने पैसे तक एक्सपेंडिचर कर सकते हो, इतना पैसा आप अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब विड्रॉ करने की बारी आती है तो उसको एक और बिल चाहिए होता है विच इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन बिल। किसी भी चीज को एप्रोप्रिएट करने का मतलब होता है उसको एडजस्ट करना, ठीक है, कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो एक तरीके से। तो आप जब एप्रोप्रिएट करने की बारी आती है, मतलब जब एक्चुअली पैसा निकालने की बारी आती है, तो आप एक और बिल लेकर के जाते हो कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन बिल। उस पर जब आपकी अप्रूवल हो जाती है तो आप फिर उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दोनों के ऊपर में लोकसभा की अप्रूवल होती है। मतलब पहले कहा जाता है कि हाँ आप को लोन अप्रूव, मतलब लोन बोल रहे हैं, आपका एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड है, और फिर सेकंड पे ये होता है कि आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। चलो नाउ इट मस्ट बी क्लियर। जिन भी लोगों ने हमसे डाउट पूछा था, हर्षिता एंड कामिल, प्लीज से यस इफ दिस वाज क्लियर। हर्षिता said yes, कामिल ऑल्सो प्लीज कंफर्म। ओके, नेक्स्ट पर आए, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के बारे में सुनिए।
फाइनेंस बिल क्या होता है, जैसे हर एक बजट का दो हिस्सा होता है। आवर बजट हैज़ बेसिकली टू पार्ट्स। एक होता है आपका जो पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर में आपके जनरल चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर में गवर्नमेंट बताती है कि हमारे आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या एस्टिमेट्स हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट्स रही इन द पास्ट ईयर। और पार्ट बी होता है जो कि स्पेसिफिकली टैक्स से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हर साल जब अपना बजट आता है तो आप देखते होंगे टैक्स की बड़ी चर्चा होती है। तो टैक्स से जुड़े हुए जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, अगले साल का जो टैक्स का रेट होता है, किस हिसाब से हमको टैक्सेस देने पड़ेंगे, क्या टैक्स में चेंजेस हैं, वो सब आपको फाइनेंस बिल में प्रेजेंट किया जाता है। और हमारा फाइनेंस बिल भी किसका हिस्सा होता है, हमारे बजट का पार्ट होता है। आपको दिखाते हैं फाइनेंस बिल या बजट दिखाते हैं आपको कैसा था। हमने जैसा कि आपसे कहा बजट के अलग अलग हिस्से होते हैं, तो बजट का ही एक पार्ट होता है बजट स्पीच। क्या होता है? बजट स्पीच। ये वो स्पीच होती है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ती हैं। मतलब सिर्फ इतना सा बजट नहीं होता है, बजट बहुत बड़ा होता है, बहुत ढेर सारी डिटेल्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होती हैं। बट सोचो ज़रा सा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के ये पढ़ेंगी इस वाले डिपार्टमेंट का इतना खर्चा होगा, इस वाले मिनिस्ट्री का इतना एक्सपेंस होगा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा एक एक बैठ के पढ़ी जा रही, मतलब पता चला दिन के दिन बीत गए और सब वहीं पे बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है बाबा, साइन कहाँ पे करना है ये बताओ। तो ऐसा नहीं होगा ना, आप तो कुछ हिस्सा ही पढ़ेंगे और इसके अंदर में जनरली गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियां बताने की कोशिश करती है और मेजर पॉइंट्स, जैसे टैक्स से जुड़े हुए मेजर पॉइंट्स, तो उनकी जो स्पीच होती है उसे बजट स्पीच कहते हैं। ये बजट का एक हिस्सा होता है और बजट में कई चीज़ें होती हैं। जैसे देखो बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको दिया गया है। ओह, आई डिड नॉट इंक्लूड द लिस्ट है। बजट की कई चीज़ें होती हैं, लाइक देयर इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम यहाँ पे लिस्ट इंक्लूड करना भूल गए, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है हालांकि एक डायग्राम के अंदर, उसमें बजट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बजट स्पीच होती है, की टू बजट होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आई एम शोइंग यू बजट स्पीच। जैसे देखो इसका सबसे पहले क्या है, पार्ट ए, जिसमें इन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन बताया होगा और पार्ट ए के बाद क्या होगा, पार्ट बी। पार्ट बी में देखो इन्होंने दो तरीके से बताया कि हम डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आता है, हम डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से बदलाव कर रहे हैं और हम इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से बदलाव कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। किस में बताई जाती हैं ये सब? बजट में। तो बजट का अपना दो पार्ट हो जाता है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। और इसी पार्ट बी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल। मतलब इसी पार्ट बी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल। अब जैसे देखो इनकी 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 बजट की स्पीच कैसी थी। स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, February 1, 2020 को। ऑनरेबल स्पीकर, आई राइज टू प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2020-21। इन May 2019 प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव्ड अ मैसिव मैंडेट। देख रहे हो, मतलब अपनी तारीफ करने से शुरुआत होगी और फिर जाकर के धीमी धीमे अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी और उसके बाद जाकर के चीज़ें शुरू होंगी, मतलब कुछ कुछ डिटेल होंगी। इसमें आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी डिटेलिंग नहीं है, ये सब डिटेलिंग आपको कहाँ पे मिल जाएगी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये तो उनकी वो स्पीच है जो कि वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल आपका वो हिस्सा होता है जिसमें टैक्स से जुड़े हुए चेंजेस लिखे रहते हैं। फाइनेंस बिल वो हिस्सा हो गया हमारे बजट का जिसमें टैक्स से जुड़े हुए चेंजेस लिखे होते हैं। हमने आपको दिखाया वो पार्ट बी हो जाता है। नहीं, ओवरव्यू एक अलग से दिया जाता है, एक ओवरव्यू अलग से दिया जाता है, ठीक है। स्पीच बेसिकली, सवाल ये आया कि बजट स्पीच को क्या बजट का ओवरव्यू कह सकते हैं, तो एग्जैक्टली नहीं, ओवरव्यू अलग से भी दिया जाता है, एक समरी दी जाती है बजट की, ठीक है। ये हम जैसा कि आपसे कह रहे हैं ये वो स्टेटमेंट है जो कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ती हैं। ऑब्वियसली इसमें भी एक ओवरव्यू देने की वो कोशिश करती हैं, बट एग्जैक्ट डिटेल्स इसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। फाइनेंस बिल पर आते हैं। फाइनेंस बिल देखना क्या क्या है। दिस बिल कंटेन्स एनी अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, या फिर अगर हम जो अपना टैक्स स्ट्रक्चर अभी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग इसी में लिखते हैं, या अगर कोई नया टैक्स लेकर के आ रहे हैं तो उसके बारे में भी कहाँ लिखेंगे, फाइनेंस बिल में। मतलब टैक्स से जुड़ी हुई चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, फाइनेंस बिल में।
कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा इसको चेंज कर सकता है? नहीं, वो इसमें केवल क्या सजेस्ट कर सकता है? अमेंडमेंट्स। कोई अगर छोटा मोटा बदलाव करना है तो कह सकता है देखो इसमें ये बदल लो, ये नहीं कह सकता नहीं हमको पसंद नहीं आया, उसको पसंद करना ही पड़ेगा, ठीक है, इट हैज नो चॉइस फॉर इट। तो राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट अमेंडमेंट्स, लोकसभा के ऊपर उसको करे भी या ना करे, लेकिन उसको 75 डेज के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। पास हो जाना चाहिए मतलब, पास हो जाना चाहिए मतलब प्रेसिडेंट का साइन उसके ऊपर 75 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। डिड यू नो कि फाइनेंस बिल व्हेन पास्ड, हम शॉर्ट में FB लिख रहे हैं, व्हेन पास्ड बिकम्स फाइनेंस एक्ट। और ये ही इनफैक्ट हर एक मतलब पूरी जनता को ये इफेक्ट करता है, तो इस वजह से इसकी बहुत चर्चा होती है। Now students, this was finance bill, appropriation bill or demand for grants. If this was clear, please say yes. If not clear, so you may ask your doubt. सवाल आया क्या ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन फाइनेंस बिल? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ नहीं? चलो आगे बढ़े। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ये बताओ पहले, ये रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर आपको कहाँ दिखाई देगा? कौन से स्टेटमेंट में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में कौन से स्टेटमेंट में दिखाई देगा? ये रिसीप्ट एक्सपेंडिचर जनरली कहाँ होता है? कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया। एनीवेज, गवर्नमेंट का जो रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर है इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक हो जाता है आपका रेवेन्यू और एक हो जाता है कैपिटल। तो if there is receipt, it may be a revenue receipt या capital receipt. If there is an expenditure, it may be a revenue expenditure या capital expenditure. Now, forget all this, जो भी लिखा हुआ है भूल जाओ एक बार और सुनो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। सुनो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। ये बताओ, आप अगर कुछ एक्सपेंडिचर करते हो तो आपके पास कोई असेट आता है या जाता है? मतलब डोंट टेक कैश एज एन एसेट, कैश को असेट मत मानो। तो अगर आप कुछ खर्च कर रहे हो तो बदले में आपके पास में कोई असेट आएगा या जाएगा? आएगा। मतलब अगर अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो अपने पास में असेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? असेट मस्ट इंक्रीज। और अगर हम लायबिलिटी कुछ होल्ड करते हैं, मतलब मेरे पर कोई उधार है और हमने कुछ पैसे दिए, मतलब आई हैव अ लायबिलिटी और हमने कुछ पैसे दिए, तो हमारी लायबिलिटी उससे कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? और लायबिलिटी कम हो जाएगी। भैया पैसा चुका दिए ना, पैसा दे दिए मतलब पैसे चुका दिए, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सभी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर हो रहा है तो असेट विल इंक्रीज या फिर लायबिलिटी विल डिक्रीज। और वही अगर हम कहें कि हमें कुछ पैसा मिला है तो सर बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपने कोई एसेट बेचा हो। मतलब आपको अगर पैसा मिला है तो आपने कोई एसेट डिक्रीज किया होगा उसके बदले, किसी पैसे को मतलब किसी एसेट को बेच करके मिला होगा।
या तो फिर आपने उधार पे लिया होगा, यस और नो, लायबिलिटी इंक्रीज हुई हुई है आपकी। अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, अब सुनना, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कम ऑन, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आइदर एसेट विल इंक्रीज और लायबिलिटी विल डिक्रीज। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो दोनों में से कोई एक चीज ही होगी। सर वैसे भी ऑब्वियस ही बात है, दोनों में से एक चीज ही ना होगी, या तो भैया एसेट बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगी, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। तो हम लोग उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या नाम हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर हम कहें कि आई हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारा रेवेन्यू खर्चा है, तो हम लोग कहेंगे नाइदर एसेट विल इंक्रीज नॉर लायबिलिटी विल डिक्रीज। नाइदर एसेट विल इंक्रीज नॉर लायबिलिटी विल डिक्रीज। सर ऐसा कौन सा खर्च हो सकता है जिससे ना तो एसेट बढ़े ना तो लायबिलिटी घटे? ये हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब सोचो कैपिटल हम लोग कब कहते थे? जब कोई एसेट बाय कर रहे हैं या फिर एसेट लायबिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ चीजें इनकम एक्सपेंसेस में भी तो होती हैं, जैसे सैलरी दिया, रेंट दिया, सब्सिडी दी। अगर हम सैलरी देते हैं तो हम क्या मानते हैं, मेरा असेट हो गया? नहीं भैया, खर्चा हो गया ना। या फिर अगर हम कहें कि हमने सब्सिडी दी तो मेरा उधार चढ़ गया सामने वाले के ऊपर, वो असेट हो गया मेरा, वो डेटर हो गया? नहीं। या हमने कोई उधार चुका दिया? नहीं, इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। इफ यू आर पेइंग सैलरी टू समबडी, डू यू से कि हमने एक असेट ले लिया? नहीं, इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर, जिससे ना तो असेट इंक्रीज हो रहा है ना तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। नीदर असेट इंक्रीजेस नॉर, कम ऑन, नीदर असेट इंक्रीजेस नॉर लायबिलिटी डिक्रीजेस, तो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर हम कहें कि ईदर, कम ऑन, ईदर असेट इंक्रीजेस और लायबिलिटी डिक्रीजेस, तो इट विल बिकम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दोज एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर ईदर एसेट इंक्रीजेस और लायबिलिटी डिक्रीजेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोज एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर नीदर एसेट इंक्रीजेस नॉर लायबिलिटी, मतलब ना तो एसेट बढ़ेगा ना तो लायबिलिटी घटेगी, नीदर नॉर। या तो एसेट बढ़ेगा ईदर, और या तो लायबिलिटी घटेगी ईदर और। तो रेवेन्यू में क्या होता है, कम ऑन, रेवेन्यू में क्या होता है? नीदर नॉर। और कैपिटल में क्या होता है? ईदर और एक्सपेंडिचर में क्या होता है वो तो हम लोग को मालूम ही है, एसेट बढ़ता है या फिर लायबिलिटी घटती है। तो हम लोग उसको कह सकते हैं, बताओ अब हम लोग उसको कह सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, गवर्नमेंट ने कोई ऑयल वेल खरीदा, गवर्नमेंट ने जो उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ था वो चुकाया, तो लायबिलिटी घटी। गवर्नमेंट ने ऑयल वेल खरीदा, उसके पास में असेट आया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, असेट बनाया। तो ऐसी चीजें जिनसे असेट्स बढ़ रहा हो या कोई लोन रिपे किया है, कोई लायबिलिटी घट रही हो, दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो असेट लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन हम कहें कि अगर उसको न तो असेट बढ़ रहा है न तो लायबिलिटी घट रही है, नॉर्मल खर्चे हैं, तो दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक सैलरी पेड, सब्सिडी गिवन, ये सब के सब क्या है? दे आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। If this is clear, please say yes. Sir, like borrowing, disinvestment are example of, yes, I'll come upon that, Satyam, but that is correct. Borrowing and disinvestment are capital receipt. Everybody, if this is clear, please say a yes. No मत कहना, हमको दुख होगा, डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है सबको? चलो, ओके। नाउ कमिंग टू रिसीप्ट। रिसीप्ट वही चीज, अगर कैपिटल रिसीप्ट है तो आइदर असेट मस्ट हैव डिक्रीज्ड और लायबिलिटी वुड हैव इंक्रीज।
अगर कैपिटल है तो, अगर कैपिटल है तो क्या होगा, आइदर और। जैसे असेट डिक्रीज कब करेगा, अगर हमने अपना कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दिया, उसके बदले पैसा मिला, या हमने कोई पर्टिकुलर लैंड सेल कर दिया। लाइसेंस बेचना किस में आएगा, कम ऑन एवरीबॉडी, पहले बताओ लाइसेंस सेल किए तो रिसीव्ड या एक्सपेंडिचर। लाइसेंस सेल करने पे सरकार के पास से पैसा, अगर सरकार लाइसेंस सेल करी तो सरकार के पास से फंड्स विल क्या आएगा कि जाएगा, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, गवर्नमेंट के पास में फंड्स आएंगे, ठीक है। और ये रिसीप्ट लिख भी रही, हाँ आते हैं, सब पे आते हैं, लेंगे सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो बताओ अगर गवर्नमेंट लाइसेंस सेल करी तो उसके पास में फंड्स आएंगे, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट फंड्स, अगर फंड्स रिसीव कर रही है बाय सेल ऑफ लाइसेंस, तो व्हाट विल वी से कि इज इट अ कैपिटल रिसीव्ड या रेवेन्यू रिसीव्ड, उसके बदले उसको क्या बेचना पड़ा, असेट। अच्छा, एवरीबडी प्लीज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसीव्ड या कैपिटल रिसीव्ड, सेल ऑफ लाइसेंस। रेवेन्यू, कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2-4 को तो कंफ्यूज कर ही देंगे। यस, अगेन 2-3 पीपल आर रॉन्ग, कंसिस्टेंट नालायक हैं सब, वाह 3 गलत। कैसे कैसे तुम लोग लाइसेंस को कौन सा एसेट मान करके चले हो, कौन सा लाइसेंस अपने पास में तिजोरी में सरकार बंद करके रखती है, सो जितना चाहे उतना बेच दे, यू आर जस्ट गिविंग अ राइट। तो लाइसेंस इज नॉट एग्जैक्टली एन एसेट, तो इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। उसकी वजह से कोई एसेट घटता नहीं है, फिर कोई लायबिलिटी बढ़ती नहीं है, ठीक है। यस, इट कम्स अंडर नॉन टैक्स रिसीप्ट। चलो, तो आइदर एसेट डिक्रीजेस या लायबिलिटी इंक्रीजेस। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीप्ट नाउ। या तो एसेट बढ़ रहा हो, पहले आप समझो कि पैसा आ कब रहा है, जा कब रहा है। जैसे अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया तो हमारे पास पैसा आ रहा है, हमने कोई गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में डिस इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट किया, या प्राइवेटाइजेशन किया, उसको हम प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब होता है अपने हिस्से को बेचना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोल देना। तो हम डिसइन्वेस्ट करके चीज़ों को प्राइवेटाइज ही करते हैं। डिसइन्वेस्ट करने का मतलब जब सरकार अपने शेयर्स को बेच करके प्राइवेट सेक्टर को सेल ऑफ कर देती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर उस चीज़ को संभालने लगे या उसको फंड्स की जरूरत हो। तो डिसइन्वेस्ट करके गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है, और प्राइवेटाइज करने के और भी तरीके होते हैं। जैसे हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी, हमने कहा कि रेलवे में प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगा सकता है, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन होता है। इनकेस अगर आप सोच रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर होता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका होता है जिससे आप प्राइवेटाइज करते हैं, और प्राइवेटाइज करने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दो उस बिजनेस को करने के लिए, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन ही होता है। एनीवेज, तो डिसइन्वेस्टमेंट किया या प्राइवेटाइजेशन किया तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीप्ट। क्यों? क्योंकि आपने अपना शेयर, आपने अपनी कंपनी सेल की, तो हम क्या कहेंगे उसे कि हमारा असेट डिक्रीज किया। और अगर असेट डिक्रीज किया तो वो कैसा रिसीप्ट है, कैपिटल रिसीप्ट है। अगर हम कहें कि हमने वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग की, तो बताओ लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। अगर हम कहें कि हमने अपनी ही जनता से बोरोइंग की, अच्छा सुनना ध्यान से, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपने नाम सुना है ट्रेजरी बिल?
तो ट्रेजरी बिल क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो ये बिल को इशू करती है, इस तरीके के ट्रेजरी बिल को इशू करती है, और ये ट्रेजरी बिल इशू करके गवर्नमेंट हमारी जनता से ही, गवर्नमेंट अपनी पब्लिक से ही पैसे रेस करती है, फंड्स रेस करती है। तो एक तरीके का गवर्नमेंट लोन लेती है। गवर्नमेंट क्या लेती है? लोन। तो अगर ये ट्रेजरी बिल इशू किया गया है तो पहले ये बताओ रिसीप्ट है या एक्सपेंडिचर है? कम ऑन, ये रिसीप्ट है या एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट ने लोन लिया है, भले अपनी जनता से लिया तो क्या, इट इज अ रिसीप्ट। और क्या ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी बन गई? गवर्नमेंट को तो इस पैसे को चुकाना ही है। तो इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल इज क्या? अ कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है ये बात? तो व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? आइदर असेट डिक्रीजेस और लायबिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन रेवेन्यू रिसीव्ड क्या हुआ? रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? नाइदर असेट डिक्रीजेस, जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट के एग्जांपल्स, जिससे असेट या लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पैसा मिलता है, लाइसेंस बेचना, टैक्स लेना। टैक्स लेना, टैक्स लेने से हम टैक्स देते वक्त ये कहते हैं सरकार के ऊपर लायबिलिटी हो गई, सरकार को इस साल 10,000 रुपये का टैक्स दिया, अब उसको हमको 10,000 का सामान देना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो बस गवर्नमेंट को दी जाने वाली, व्हाट इज टैक्स? इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, हमें देना ही है, उसके बदले गवर्नमेंट कुछ दे चाहे ना दे। समझ में आ रहा है? जागिए जागिए साहब, हमको मालूम है सर्दी में नींद मस्त आती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर और जागिए। तो चाहे उसके बदले हमको कुछ दे या ना दे, तो इट इज क्या? इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। नशेड़ी बच्चे हो तुम लोग भी एकदम। इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, राइट? इसके बदले कोई भी हमारी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, यस, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट जो है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से अर्निंग कर, अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग अलग कंपनी से अर्निंग करती है। गवर्नमेंट की कंपनीज का नाम भेल, गेल, सेल, एयर इंडिया, हालांकि उसे नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसी कंपनी से गवर्नमेंट अर्निंग करती है। तो गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है, गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है उसके बदले में कोई लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं होती। तो गवर्नमेंट की अर्निंग भी क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट। गवर्नमेंट का कमाया गया टैक्स भी क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट। गवर्नमेंट को मिली गई लाइसेंस फीस क्या है? उससे कुछ उधार क्रिएट होता है? नहीं, इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट। गवर्नमेंट आपका चालान काटती है, पेनल्टी लगाती है, मान के चलें कि अगर वो गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं आप, तो रेवेन्यू रिसीप्ट। कुछ लोग क्रैक ही नहीं कर पाए, मतलब घर जा करके डिकोड करेंगे, अच्छा ये कह रहे थे क्या? तुम लोग को थोड़ा सा और बार रेस करना है, तुम लोग को बता दें, ऐसे मतलब ऐसे नहीं चलेगा। चलो, ये क्लियर हो गया। तो everybody, if this was clear, give me a yes, and if not clear you can ask your doubt. Fees, fine is cheat, बिल्कुल सही। सेल ऑफ शेयर इन बिजनेस, गवर्नमेंट अगर सेल ऑफ शेयर कर रही है तो पैसा आ रहा है, रिसीव्ड, लेकिन उसके बदले असेट बेच रही है अपना, क्योंकि उसके शेयर्स उसका एक असेट है, तो इट इज अ कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, कम ऑन एवरीबॉडी, इफ दिस वाज क्लियर गिव टाइप यस। चलो, we are almost on the final topics, almost on to the final topics of this particular chapter. गवर्नमेंट के बजटरी डेफिसिट्स के बारे में जानते हैं। यू मे राइट डाउन दिस पोर्शन बिकॉज आई फील हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया नोट्स में। बजट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, अ बजट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स।
कौन कौन सा? इट मे बी अ बैलेंस्ड बजट, in which estimated receipts is equal to estimated expenditure. It may be a surplus budget, in which estimated receipts are greater than estimated expenditure. Or it may be a deficit budget, in which estimated expenditures are greater than receipts. मतलब खर्चा ज़्यादा होने वाला है हमको लग रहा है, तो हम उसे डेफिसिट बजट कहते हैं। हमारी सरकार का यूजुअली देखा जाता है कि डेफिसिट बजट होता है। इनफैक्ट हर एक ग्रोइंग इकोनॉमी का डेफिसिट बजट होता है, क्योंकि उसे खर्च करना पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्पज से। जो बहुत डेवलप्ड नेशंस होते हैं उन्हीं का सरप्लस बजट होता है या बैलेंस्ड होता है। नहीं, यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो उसमें सरप्लस बीओपी, बैलेंस पीओपी कह सकते हैं, या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। सेम टर्म्स कैन बी यूज्ड इन बजट एज वेल, सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट या डेफिसिट बजट। नोटेड? तो ये अपने 3 तरीके के बजट्स हो सकते हैं। नाउ इफ वी हैव अ डेफिसिट, तो ये डेफिसिट अलग अलग तरीके का हो सकता है। इफ वी हैव अ डेफिसिट, तो ये डेफिसिट अलग अलग, डेफिसिट 3 तरीके का हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर 1 होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ये जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, आई एम सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन रेवेन्यू डेफिसिट। ये जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वी हैव फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, अगेन आई मेड अ मिस्टेक। You know one interesting thing about deficit? अच्छा सुनना, एक मज़ेदार चीज़ आपको अच्छा लगेगा। आपको मालूम है कि लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, आपको मालूम है प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्या होता है उसमें? व्हाट इज प्रॉफिट? कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना, क्योंकि उसमें कॉस्ट बड़ा होता है और सेल्स प्राइस छोटा होता है। होश में आ रहे हो ना धीमे धीमे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन लॉस क्या होता है? इट इज कॉस्ट माइनस सेल्स, या हम कह सकते हैं कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। तो जो लॉस होता है, इट इज ऑलवेज एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। मतलब जब भी हम लोग डेफिसिट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप लोग लिख तो लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट कैसे होगा। होता तो रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर है। बट हमेशा याद रखना, लिख लेना अपने हाथ पर,
कि जब डेफिसिट होता है तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट होता है, ठीक है, घर पे लिखना यानी। तो जब भी डेफिसिट होता है तो वो एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट होता है, रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के कई बार कंफ्यूज किया जाता है कि एक में रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, एक में एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट। इससे पहले कि आगे बढ़े हम लोग पहले देख लेते हैं, अच्छा रेवेन्यू रिसीप्ट लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है, टिक मारो। बट क्या पता वो रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर लिखा हो, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट नहीं। तो हमें याद रखना है डेफिसिट इज ऑलवेज एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट। तो फिस्कल डेफिसिट इज what is fiscal deficit? It is all expenditure, all expenses minus all receipts excluding borrowings। मतलब उसमें बोरोइंग नहीं जोड़ते हम लोग। क्या नहीं जोड़ते हैं? बोरोइंग नहीं जोड़ते हैं। Number 3 is primary deficit। Number 3 is primary deficit। तो what it is? It is, अच्छा ऊपर देखना एक बार ध्यान से, ऊपर देखना एक बार ध्यान से, क्योंकि आपको देखो MCQ है तो आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बना करके पूछा जा सकता है और अपने को सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं मालूम होने चाहिए। हम लोग इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सो आई वाज सेइंग कि फिस्कल डेफिसिट इज क्या? इट इज ऑल रिसीप्ट्स, नहीं ऑल एक्सपेंसेस माइनस ऑल रिसीप्ट माइनस ऑल एक्सपेंसेस माइनस ऑल रिसीप्ट, बट हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब देखो इसमें और कैसे कैसे करके, क्योंकि एक दो हमने MCQs ऐसे देखे आपके इंस्टीट्यूट के उन्होंने बनाए हैं। तो इट में ऑल्सो बी रिटन एज ऑल एक्सपेंसेस माइनस ऑल रिसीप्ट कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। ऑल का मतलब होता है कैपिटल भी और रेवेन्यू भी, माइनस बोरोइंग। बोलो है कि नहीं? तो इसको अगर हम लोग ओपन कर दें तो इट विल बिकम एक्सपेंस पूरा का पूरा माइनस रिसीप्ट पूरा का पूरा। ऑल का मतलब फिर से बताएं, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी पूरा, माइनस माइनस प्लस, प्लस बोरोइंग। है कि नहीं? तो हो सकता है कि आपके MCQ में फॉर्मूला ये लिखा रहे या लिखा रहे ऑल एक्सपेंसेस माइनस ऑल रिसीप्ट इज बजट डेफिसिट। यही होता है, इसी को क्या कहते हैं? बजट डेफिसिट। जो ऑल एक्सपेंसेस माइनस ऑल रिसीप्ट होता है ये अपना टोटल बजट डेफिसिट होता है प्लस बोरोइंग्स। बोलो ये बात समझ में आई? हम लोग फिस्कल डेफिसिट को ऑल एक्सपेंसेस माइनस ऑल रिसीप्ट लिख रहे थे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इसमें देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कह रहे हो कि खर्चा 4000 का और रिसीप्ट 3800 की, तो अच्छा चलो ठीक है 200 का डेफिसिट पड़ रहा है, 200 कम पड़ रहा है, लेकिन 3800 में भी 800 रुपया उधार का था। तो भैया आपको 200 नहीं कम पड़ रहा है, आपको कुल मिला के 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं। 800 रुपया भी तो तुम उधार मांग के पूरा कर रहे हो ना। तो व्हाट वी विल से कि 4000 के अंदर में माइनस 3800 में बोरोइंग मत लो, तो व्हाट यू विल गेट 4000 माइनस 3000, हाउ मच? 1000। या फिर 800 प्लस 200, हाउ मच? 1000। तो या तो ऑल एक्सपेंसेस माइनस ऑल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कर दो, या तो फिर बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला हम प्रैक्टिस करवा देंगे, नॉट एन इश्यू, बट ये फॉर्मूला फिलहाल तो आपको थ्योरेटिकली याद रखना है। अगर आप लोग इसको नोट कर लें तो यू कैन टेल मी डन। Please note it down fast.
Come on, once you have completed it, you can tell me done. And make sure you don't leave the session, because there is one more important announcement, because I'll be telling you how you'll be practicing these questions. Okay? So make sure you stay connected till the end. Chalo. Yes. Okay. ओके आओ देखो आगे। हमने आपको क्या क्या लिखवाया, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। अब हम आपको लिखवा रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसमें कहा गया कि अगर आप रिसीप्ट में इंटरेस्ट को, सॉरी बोरोइंग को नहीं ले रहे हो, तो इस बोरोइंग के ऊपर का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में मत लो। अगर आप बोरोइंग नहीं ले रहे हो तो बोरोइंग के ऊपर होने वाला एस्टिमेटेड खर्चा भी मत लो। बोरोइंग के ऊपर क्या खर्च होता है, इंटरेस्ट। तो इस बार हम क्या करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे क्या, इंटरेस्ट, या हम इसको कह सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस, राइट इट डाउन एज ऑल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ऑल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट माइनस ऑल रिसीप्ट excluding borrowings. So it is all expenses excluding interest minus all receipt which is excluding borrowings. तो all expenses excluding interest. तो I can say कि सर ये तो ऊपर वाली बात लिखी हुई है, बस इसके अंदर में ये excluding interest ऐड हो गया है, तो हम इसे कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट। दिस इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यस, फिस्कल डेफिसिट is the main cause of primary deficit, we can say. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, पहले अपने को तो ये समझ में आना चाहिए, तो हम ये सब चीज़ें बताते हैं अभी आपको एक एक करके कि होता क्या है एग्जैक्टली। फिलहाल अपने केवल फॉर्मूला बस खाली आपको बता रहे हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट टीचिंग यू दी फॉर्मूला, आपने किसी का कॉन्सेप्ट अभी समझाया ही नहीं है। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, और मेन एक होता है अपना बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तो वही हुआ, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसीप्ट। अच्छा, अब हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। पहले एक न्यूमेरिकल लिख करके हम अपने फॉर्मूला को पुट करना सीखते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिख करके हम केवल फॉर्मूला पुट करना सीख रहे हैं, फिर उसके बाद जा करके हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, हमने कहा कि भैया पहले फॉर्मूला सीख लो, पहले अपना वो जो नंबर आने वाली चीज़ है वो हो जाए, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं इसका। तो आओ देखो एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 100, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, मतलब जो ऑलरेडी अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जुड़ा होगा वो है 10 का। फिर इसके बाद कैपिटल रिसीप्ट 40, रेवेन्यू रिसीप्ट 60, बोरोइंग्स
included above, included where? In capital receipt, included in capital receipt, वो है 15 की। ठीक है, अब देखो सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। आओ देखते हैं, बताओ सबसे पहले हम निकालते हैं अपना बजट डेफिसिट। तो हमारा बजट का डेफिसिट क्या हो गया? हमारा टोटल अगर डेफिसिट की बात किया जाए तो क्या हो गया? इट विल बी टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसीप्ट। टोटल एक्सपेंस मिला के कितना? ओहो हो, ज़्यादा ही हो गया। एक मिनट, मेक इट 50 and 70, 50 और 70। मेक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज 50 and 70। कम ऑन, स्पीड अप। बजट डेफिसिट क्या हो गया? टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस क्या? रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस कैपिटल एक्सपेंस, मतलब 50 प्लस 70 120 माइनस टोटल रिसीप्ट। टोटल रिसीप्ट इज क्या? 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100। तो इट इज 120 माइनस 100 इक्वल टू कितना? 20। दैट इज योर बजट डेफिसिट। अच्छा, अगर हम बात करें अब रेवेन्यू डेफिसिट की, आप लोग साथ साथ में नोट भी करते जाना। रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? सवाल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? 70। रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी? 60। तो इट विल बी 70 माइनस 60। हाउ मच इट इज? 10। अच्छा, इसके बाद थर्ड, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं माइनस टोटल रिसीप्ट लेते हैं, लेकिन इस टोटल रिसीप्ट में क्या नहीं लेंगे? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स नहीं लेंगे। बोरोइंग कितने की थी? 15 की थी। बोरोइंग कितने की थी? 15 की थी बोरोइंग्स। तो अब हम बोरोइंग नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दें? माइनस कितना? 15। तो इट विल बी 120 माइनस 85। बताओ कितना? 35। ये तीन चीजें बताओ आपको समझ में आई? बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बजट डेफिसिट इज 20, रेवेन्यू डेफिसिट इज 10 एंड फिस्कल डेफिसिट इज 35। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब हम कह सकते हैं कि अपने को इन टोटल इतना पैसा कम पड़ रहा है कि नहीं? अपने को इन टोटल इतना पैसा कम पड़ रहा है। कितना पैसा कम पड़ रहा है? 35 कम पड़ रहा है, और इसी के लिए हमको बोरोइंग करनी पड़ रही है। इसी के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? बोरोइंग। तो अगर हम इसमें बोरोइंग नहीं मान रहे हैं तो फिर हम उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं लेंगे। तो एक और हम डेफिसिट निकालेंगे जिसको हम लोग मानेंगे प्राइमरी डेफिसिट। तो एक और डेफिसिट निकाल लें जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाता है? तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, हम लोग कहते हैं जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है माइनस जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो हाउ मच इज फिस्कल डेफिसिट? हाउ मच इज फिस्कल डेफिसिट निकाला हम लोगों ने ना, 35, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 10। तो इट विल बी 35 माइनस 10, कितना हो गया? 25। अगर ये क्लियर हो गया तो बोलो कम ऑन एवरीबॉडी। अगर फॉर्मूला आपको पुट करने आ गया, फॉर्मूला पुट करने भी आ गया तो से यस, देन आई विल क्विकली एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सम ऑफ दीज टर्म्स एंड देन द चैप्टर इज ओवर। कम ऑन, बी फास्ट, से यस इफ दिस वाज क्लियर। अगर आपको फॉर्मूला पुट करने आया तो
इसको आप एक और बार ओवरव्यू ले सकते हैं, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुरंत का तुरंत हो सकता है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको और एक इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत पड़े और एक बार आपको रेफर करना पड़े, पहली बार में माइट भी आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप एक और बार उसको देख सकते हैं। यू कैन हैव अ लुक ओवर इट वंस अगेन। बट अगर आपने थोड़ा बहुत पहले भी इसको कभी देखा है तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा या याद आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब देखो इसका हम आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं। देखिए बजट डेफिसिट तो हमको टोटल बता रहा है कि भैया टोटल अपने पास में इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है, इसमें बोरोइंग वगैरह का सबका पैसा जुड़ा हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट हमको क्या बताता है कि इन रेगुलरिटी, जो रेवेन्यू खर्चा है वो हमारा रेगुलर खर्चा है, जो रेवेन्यू रिसीप्ट है वो हमारी रेगुलर रिसीप्ट है। हर समय तो बोरो नहीं करते रहेंगे, हर समय तो कोई अंडरटेकिंग बेचते नहीं रहेंगे, है कि नहीं, या हर समय लैंड एंड बिल्डिंग तो खरीदेंगे नहीं, तो कैपिटल वाले को नहीं जोड़ रहे, हम सिर्फ रेवेन्यू वाली चीजों को ले रहे हैं। ये रिकरिंग होता है, मतलब ये हमारे रिकरिंग चीजों को बताता है कि आप अपना ओवरऑल एक जनरल खर्चा मीट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उधार लेके अगर आपकी सरकार चल रही है तो ज़्यादा समय नहीं चल पाएगी, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे बजट में कि हमारे देश में बहुत समय से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू डेफिसिट तो रहता ही है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि ये आपका एक्चुअल डेफिसिट होता है। ये आपको बताता है कि असल में नेट आपको कितना पैसा कम पड़ रहा है अगर बोरोइंग ना ले तो, क्योंकि बोरो करके तो अपनी पैसे की जरूरत पूरी कर ही ले रहे हैं, लेकिन अगर बोरोइंग ना हो तो फिर कितना पैसा कम पड़ रहा है। तो हमने कहा बोरोइंग ना हो तो 35 रुपीज कम पड़ रहा है, इसका मतलब 35 रुपीज आपको बोरो करना पड़ेगा। अगर 35 रुपीज कम पड़ रहा है इसका मतलब 35 रुपीज आपको बोरो करना पड़ेगा। तो देखो एक बहुत की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा हुआ है कि इट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये बोरोइंग गवर्नमेंट 3 जगहों से करती है। बोरोइंग गवर्नमेंट 3 जगहों से करती है। एक आरबीआई से बोरो करती है, दूसरा पब्लिक से बोरो कर सकती है, और तीसरा वो नए नोट्स को प्रिंट कर सकती है जिसे अपने कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब हमारी गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है, मतलब उसके पास पैसा कम पड़ता है और उसके लिए वो नए नोट्स को प्रिंट करती है, इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। पैसा नहीं है, पैसा छाप लो, लेकिन पैसा छापने से क्या होता है कि मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है लोगों के पास में तो फिर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली वो पैसा किसी के काम नहीं रह जाता। आज 100 रुपये है तो कोई चीज़ 10 रुपये की बिक रही है, कल 200 हो जाएगा तो हो सकता है 20 की बिके, तो फायदा ही क्या 200 रुपये रखने का। पहले 100 का 10 था, 20 का 200 का 20 है, तो अल्टीमेटली खरीद तो पहले भी उतना ही सकते थे, आज भी उतना ही सकते हैं। तो पैसा छापना एकदम लास्ट ऑप्शन होता है, एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स फॉर फंडिंग योर डेफिसिट इज कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्लियर है ये बात? ओके, तो फिस्कल डेफिसिट की पॉइंट्स। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है हमारी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट। ये बोरोइंग हम लोग 3 सोर्सेस से करते हैं, आरबीआई, पब्लिक, या फिर नए नोट छाप करके। नए नोट छापना एक तरीके से कहलाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है इसको जीडीपी के टर्म्स में लिखा जाता है कि ये कितना परसेंट है जीडीपी का। तो अगर हम कह रहे हैं कि माय फिस्कल डेफिसिट इज 2%, तो इट इज 2% ऑफ क्या, जीडीपी। तो अगर हमारी जीडीपी 2 लाख करोड़ की है तो 2 लाख करोड़ का 2% हो जाता है 4000 करोड़, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4000 करोड़ का होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये दिखाया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इट इज शोन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि भाई जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उसका उतना बड़ा डेफिसिट हो सकता है ना, इसीलिए जीडीपी के टर्म्स में दिखाया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम है हमारा 4000 करोड़ का डेफिसिट, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी तो 2 लाख करोड़ की है, और यही अगर हम कहें कि कोई छोटी इकोनॉमी है उसके लिए 4000 हो सकता है ज़्यादा हो।
आप समझ रहे हो? तो देयरफॉर उसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में दिखाया जाता है। मेनली देखो आपको ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में सीखना था, इसीलिए इसके बारे में लिखा गया है। तो ये 3 आपको सीखने थे। इन प्राइमरी डेफिसिट हमने जैसा कि आपको बताया कि क्योंकि हम लोग बोरोइंग नहीं लेते फिस्कल डेफिसिट में, इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं लेते हम लोग प्राइमरी डेफिसिट में। तो ये एक इन्हीं 3 का आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझना था। फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपके बुक में मेनली दिया हुआ था, वो सीखना था। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो गिव मी अ फाइनल यस। आप ऑब्वियसली इसको भी और पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। इसको प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स कम ऑन गिव मी अ फाइनल यस इफ दिस वाज क्लियर। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा lilaeducationcenter.in। जब आप लोग ये पूरा पढ़ लें अपने नोट से भी और मॉड्यूल से भी, तो आप यहाँ मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। यहाँ पे CA फाउंडेशन CSET है। CSET के अंदर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, CSET, बिजनेस कम्युनिकेशन और रीजनिंग, वेन डायग्राम, इसका भी इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर में क्या? बिजनेस कम्युनिकेशन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, वाइवा, मॉक टेस्ट 1, 2, लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन यूनियन बजट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आइएगा, क्लिक टू अपीयर एंड योर टेस्ट विल ओपन अप। आई होप दैट इज क्लियर। यू हैव 21 क्वेश्चंस ओवर हियर। इन क्वेश्चंस को आप अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, once again you will go to our website mock test section, you will find the test on this. Chalo, thank you so much all of you. Do revise it very well. I'll try to update it by the evening. Why I say I'll try to, because if I forget, don't you can just remind me, you can give me a reminder, sir, you have still not updated it। और हमको मालूम है शाम तक किसी न किसी का मैसेज आ ही जाता है। So I'll get it updated on the application ताकि आप नोट्स को रेफर कर लें। We'll meet in the next class. Thank you. Bye bye.